तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो मूल विधि का ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मूल विधि में आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है महिला संरक्षण अधिनियम। तो महिला संरक्षण के लिए जो सबसे आ, प्रथम कहो या सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास कहो, वो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। ठीक है। अगर हम बात करें डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, तो ये जो एक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये उस समय जब 1961 में इस एक्ट को पास किया गया था, तो ये 1961 का एक्ट नंबर 28 था। एक्ट नंबर 28 यानी कि 1961 में जिस तरह से एक्ट सीक्वेंस में पास हो रहे थे, उसकी सीक्वेंस, इसकी जो एक्ट की सीक्वेंस है, वो एक्ट नंबर 28 है। ठीक है। वहीं ये एक्ट जो लागू होता है आपका 1 जुलाई 1961 यानी कि 1 जुलाई 1961 से डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका अस्तित्व में आया। और अगर हम बात करें क्या आज़ादी से पहले भी इसके लिए कोई प्रयास किए गए थे, तो बिल्कुल। आज़ादी से पहले इसका प्रथम प्रयास किया गया था आपका सिंध लेती देती एक्ट 1939। सिंध जो सिंधी भाषा है या सिंध लोग जो होते हैं, वहाँ पर इस प्रथा को देती लेती की प्रथा में कहा जाता है। ठीक है। दहेज में जैसे लेना और देना चलता है, सामान लेना और देना, तो इस तरीके से सिंध में देती लेती शब्दावली का इस्तेमाल होता था। तो उसको एक्ट को रोकने के लिए, उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सिंध देती लेती एक्ट 1939 पास हुआ। ये जो 1939 का एक्ट है, सिंध देती लेती एक्ट, ये इंडिपेंडेंस डे मतलब आज़ादी से पहले प्रथम प्रयास माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारा जो पहला स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो पहला स्टेट बना, वो था बिहार, जिसने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया, डोरी यानी कि दहेज प्रथा निषेध किया। 1950 का ये साल था जब बिहार ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया और लेकर आया बिहार डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। क्या लेकर आया? बिहार डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है। ये एक्ट 1950 में आया है और बिहार पहला राज्य बनता है स्वतंत्रता के बाद जिसने दहेज प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का प्रथम प्रयास किया। उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय प्रयास की, तो द्वितीय प्रयास किया आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश लेकर आया आंध्र प्रदेश डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1958। तो ये 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहला प्रयास कब किया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास किए गए यहाँ पर, डोरी प्रोहिबिशन बिल 1959 लेकर आए। ठीक है। यानी कि 1950 में बिहार, 1958 में आंध्र प्रदेश और 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है डोरी प्रोहिबिशन बिल। ये जो बिल है, इस बिल की खासियत ये थी कि इसको 24 अप्रैल 1959 में लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ, तो इसके ऊपर एक संयुक्त समिति बनी। इसके ऊपर एक संयुक्त समिति बनी। ठीक है। संयुक्त समिति ने कुछ सुझाव दिए और सुझाव के बाद एक जॉइंट सेशन आपको देखने को मिलता है 6 मई और 9 मई 1961 में। यानी कि 1959 में ही डोरी प्रोहिबिशन बिल आ गया था, लेकिन उसके सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उसके सुझाव आने के बाद एक जॉइंट सेशन होता है 6 मई और 9 मई 1961 को। ठीक है। और इस जॉइंट सेशन में ये बिल आपका पारित कर लिया जाता है। फिर 20 मई 1961 में प्रेसिडेंट इस पर साइन करते हैं और फाइनली 1 जुलाई 1961 से पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। क्योंकि बिहार का जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो बिहार में लगेगा, आंध्र प्रदेश का आंध्रा में लगेगा, लेकिन जब सेंट्रल ने इस पर कोई कानून बना दिया, तो सेंट्रल का जो कानून होगा वो पूरे के पूरे देश पर लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद अब आगे की कहानी समझते हैं। आगे की बात करते हैं कि कितने सेक्शंस आपके डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो याद रखना इसमें आज तक 2 अमेंडमेंट हुए हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में। एक 1984 में हुआ था और एक 1986 में हुआ था। अभी आप आगे जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों अमेंडमेंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। डोरी, डोरी का मतलब क्या होता है? यानी कि गिविंग और टेकिंग डोरी प्रोहिबिटेड, यानी कि दहेज लेना ही केवल प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि लेना और देना दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें टोटल सेक्शन 10 हैं और 10 सेक्शन में अगर पहला सेक्शन आप चेक करोगे, तो पहले सेक्शन में 3 चीजें आपको बताई गई हैं। क्या? पहले सेक्शन में बताया गया है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ होगा और ये अस्तित्व में कब आया। तो नाम की बात करें तो नाम तो इसका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीए कह देते हैं। एक्सपेंशन यानी कि विस्तार की बात करूं तो समस्त भारत में इसका विस्तार है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटी, उसके बाद इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू अब ये है। ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो समस्त भारत में ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो लागू है। दूसरे एक्ट, अगर हम दूसरे उसकी बात करें
कि डेफिनेशन ऑफ डोरी, जो सेक्शन 2 है वो हमें बताता है कि दहेज आखिर कहा किसको जाएगा। दहेज आखिर कहा किसको जाएगा, दहेज की परिभाषा क्या होगी। अगर हम दहेज की परिभाषा की बात करें तो दहेज की परिभाषा क्या होती है कि विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद, यानी कि शादी से पहले वाला समय, शादी के समय वाला समय और शादी के बाद वाला समय। दहेज का अर्थ निम्न परिस्थितियों में कि ऐसी संपत्ति या ऐसी मूल्यवान चीज जो एक दूसरे में आदान प्रदान की गई है उसको दहेज माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दहेज माना जाएगा। यानी कि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई मूल्यवान वस्तु या फिर संपत्ति देता है तो वो दहेज के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये संपत्ति चाहे माता पिता द्वारा दी जाए या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाए तो उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, उसको भी हम दहेज में ही काउंट करेंगे। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि मुस्लिम विधि 1937 के तहत जो मेहर की रकम दी जाती है उस मेहर की रकम को इस दहेज प्रतिषेध नियम में नहीं काउंट किया जाता। यानी कि जो मुस्लिम विधि के आधार पर जो मेहर की रकम है उसको इस दहेज प्रतिबंधित जो आपका कानून है इसमें उसको नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब वो इससे बाहर है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि दहेज लेने और देने पर किस प्रकार से दंड दिया जाएगा। भाई सेक्शन 1 बता रहा है कि डेफिनेशन क्या होगी, सेक्शन 2 बता रहा है कि दहेज क्या होगा और सेक्शन 3 बता रहा है अब दंड क्या मिलेगा। दंड की अगर हम बात करें, अगर आप दहेज लेना देना या फिर दहेज लेने देने के लिए अगर उकसाते भी हो, जैसे बिचौलिया होते हैं ना, बिचौलिया काम करते हैं बीच वाला, तो वो अगर उकसाते हैं या आप लेते हो या देते हो दहेज, तो इन तीनों के लिए कुछ दंड हैं। दंड क्या है, जैसे या तो मिनिमम 5 साल का कारावास, मिनिमम 5 ईयर्स, यानी कि इससे ज्यादा दिया जा सकता है, मिनिमम 5 साल का तो कारावास है ही है, और साथ ही साथ 15,000 तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है, या फिर दहेज में जितनी चीजें आपने ली हैं उसकी वैल्यू तक का जुर्माना इस पर ठोका जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो ये याद रखना कि कितने साल की इसमें सजा है, तो मिनिमम 5 साल की इसमें सजा है और जुर्माना 15,000 तक या फिर दहेज में दी गई वस्तु के मूल्य तक का जुर्माना इस पर लगाया जा सकता है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में। तो एक 1984 में अमेंडमेंट हुआ जो 1985 से पास हुआ। तो 1985 के ही तहत, यानी कि उसी पहले अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि ऐसी चीज, ऐसे उपहार, ऐसे गिफ्ट जो वधु को विवाह के समय बिना मांगे दी जाती हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं की सूची अनिवार्य है। और इस सूची पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा। सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होगा, राज्य के पास नहीं होगा। राज्य के पास इसके अधिकारी को नियुक्त करने का तो अधिकार है कि वो डोरी प्रोहिबिशन पर एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है जो इसको रोकथाम के लिए कार्य करेगा। लेकिन इस पर जो सूची है, जो ये उपहार और भेंट की सूची है, ये देना अनिवार्य है। इसके ऊपर जो कानून की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रल से चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा 2 अक्टूबर 1985 से इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ा गया कि अगर कोई ऐसी चीज जो उपहार या भेंट के रूप में दी जा रही है तो उसकी सूची अनिवार्य होगी। आपने लगन के समय देखा होगा, जो सूची आप मतलब देखा होगा ना, जब वर और वधु 2 पक्ष होते हैं तो उसमें एक सूची होती है जो बार जोर जोर से पढ़ के भी सुनाई जाती है। तो ऐसी सूची अनिवार्य होगी। यदि भेंट वधु पक्ष द्वारा या किसी और या किसी नातेदार यानी कि किसी रिश्तेदार द्वारा रिवाज के रूप में कोई भेंट दी जाती है तो उस भेंट का मूल्य देने वाली व्यक्ति कि वित्तीय स्थिति के अनुसार वो चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति है डाउन और आप उससे ऊपर की भेंट दे रहे हो, नहीं, आपकी वित्तीय स्थिति के अनुसार ही वो भेंट का मूल्य होना चाहिए। यानी कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। ठीक है, इसका सारांश यही है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पर जोड़ा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। हमें ये याद रखना है कि 5 साल का मिनिमम कारावास है, 15,000 तक का जुर्माना या फिर दहेज में दी गई चीजों के मूल्य तक का जुर्माना यहाँ पर आपसे लिया जा सकता है। एक्सेप्शन है बस कि भेंट में दी गई या उपहार में दी गई चीजों की सूची अनिवार्य होगी। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो आपने 3 सेक्शन पढ़े हैं और आई होप कि आपको वो तीनों सेक्शन समझ आए होंगे। पहला सेक्शन ने क्या कहा, पहले सेक्शन ने कहा कि मतलब कि जो नाम है, जो एक्सपेंशन है और जो अस्तित्व है, इन तीनों के बारे में बात किया। दूसरे सेक्शन ने दहेज को डिफाइन किया है। तीसरे सेक्शन में पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन चौथा सेक्शन और इंपॉर्टेंट है। चौथे सेक्शन में अगर आप डिमांड भी करते हो तो भी आप पर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। यानी कि पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डोरी, यानी कि लेने देने पर तो दंड है ही, अगर आप डिमांड भी करते हो तो भी आपको यहाँ पर दंड का प्रावधान है। अब दंड क्या है वो भी सुन लेते हैं।
यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या उसके कोई भी रिश्तेदार या संरक्षक के ने किसी भी दहेज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी मांग करी है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक तो होता है कि सामने से मांगना और एक होता है अप्रत्यक्ष करके मांगना। ठीक है, अप्रत्यक्ष करके मांगना, जी हमें चाहिए तो कुछ नहीं, बाकी हमारा लड़का तो सरकारी है, आप देख लो। तो ये जो अप्रत्यक्ष मांग है ये भी, और जो प्रत्यक्ष मांग है जो सामने से मुंह खोल के मांगा जाता है, ये दोनों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही है। अगर आप डॉरी की डिमांड करते हो तो आपके प्रति दंडात्मक कार्यवाही करने का यहां पर पूरा का पूरा प्रोविजन है। क्या कहा गया है, अगर आप डोरी को डिमांड करते हो तो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कारावास, ये सिर्फ डिमांड करने पर है, लेने देने पर तो 5 साल का ही है मिनिमम, लेकिन सिर्फ अगर आप डिमांड कर देते हो तो भी आपको मिनिमम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 10,000 तक जुर्माना। यानी कि 10,000 से ज्यादा का फाइन नहीं होगा, 10,000 से नीचे का कोई भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 तक का फाइन और 6 महीने से लेकर 2 साल तक की यहां पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया 2 अमेंडमेंट हुए, एक 1984 में हुआ जो 1985 में पास हुआ, जिसके तहत वो सूची वाला एक्सेप्शन उसमें जोड़ा गया सेक्शन 3 में। अब एक 1986 में अमेंडमेंट होता है और उस 1986 के अमेंडमेंट में सेक्शन 4A को यहां पर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये 4A, ये जो ए वाले होते हैं ना, ये वाले तो आप वैसे भी समझ जाओ ये बाद में ही जुड़े होंगे। तो सेक्शन 4A वाला जो सेक्शन है इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि किसी भी तरीके से अगर दहेज का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है तो उस पर पूर्ण रूप से निषेध है। अगर ऐसा नहीं करते तो उसके लिए भी दंडात्मक कार्यवाही है और ये 1986 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ डॉरी पर कंप्लीट तरीके से प्रोहिबिशन है, यानी कि कंप्लीट तरीके से बैन है। आप नहीं कर सकते, आप यार दहेज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि मेरी लड़की से शादी करो मैं इतना इतना दूंगा, या मेरे लड़के से शादी करो हमें इतना इतना चाहिए। इस तरह का कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है पेपर, न्यूज चैनल, किसी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी सजा क्या है कि आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक का कारावास और 15,000, मैक्सिमम 15,000 तक का जुर्माना। यानी कि अगर हमने दहेज लिया, ठीक है, हमने मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर हमने दहेज लिया तो लेने पर तो मिनिमम 5 साल की सजा है, ठीक है, लेकिन अगर हमने डिमांड किया तो हमारे को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर हमने एडवर्टाइज किया डोरी को तो हमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर आप देखो तो डिमांड करने पर मैक्सिमम जुर्माना 10,000 का है, वहीं अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो मैक्सिमम जुर्माना 15,000 रुपए का होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन 5। जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं तो व्हाट इज द सेक्शन 5? सेक्शन 5 कहता है कि दहेज लेने या देने किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को ही शून्य माना जाएगा। भाई आप कल को लड़की वालों ने कहा भी हमसे दहेज की इन्होंने डिमांड करी थी, लड़के वालों ने कहा जी देखो इन्होंने तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रखा है, इसमें इन्होंने खुद कहा था कि ये फलाना चीज हम इस तारीख में आपको लौटाएंगे, तो ऐसे करार को तुरंत शून्य कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी करार अगर वर और वधू के पक्ष के बीच में किसी भी संपत्ति या मूल्यवान चीज को लेकर करार किया गया है तो वो संपत्ति या मूल्यवान चीजों का करार शून्य कर दिया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 5 में अंकित है। इसके बाद सेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि दहेज में दी गई जो भी संपत्ति या वस्तु होगी, ठीक है, वो हमेशा या तो उस स्त्री की होगी या उसके वारिस की होगी। अगर वारिस नहीं है तो स्त्री के जो नातेदार या उसके माता पिता हैं उनकी कही जाएगी। भाई अगर माता पिता है तो माता पिता की होगी और नहीं है तो नातेदार जो भी उसके होंगे उसकी होगी। ठीक है, अब इसमें भी कुछ देखो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, जैसे जो भी चीजें दी जाएंगी, जो भी विवाह के समय या विवाह के पश्चात जो भी चीजें दहेज के रूप में दी जाएंगी, ठीक है, तो 3 माह के अंदर उसको स्त्री को ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि दहेज में मिली हुई वस्तु को 3 माह के अंदर स्त्री को ट्रांसफर करना ही करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कानून आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कानून कहता है कि अगर आप 3 माह के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास, देख रहे हो कारावास हर जगह ही आपको मिलेगा, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना। या का मतलब क्या है, या तो आपको सजा हो सकती है या फिर आपको जुर्माना हो सकता है। या तो आपको सजा हो सकती है 6 महीने से लेकर 2 साल की, या फिर आप पे जुर्माना ठोका जा सकता है 5,000 से लेकर 10,000 तक का। ठीक है, इसके बाद और दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि अगर स्त्री की मृत्यु दहेज प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है तो उसके वारिस उसके हकदार होंगे।
यानी कि अगर उस स्त्री का कोई संतान है तो वो उसका वारिस होगा, और नहीं तो उसके माता पिता उसके वारिस माने जाएंगे। यानी कि स्त्री को जो भी दहेज में प्राप्त करने वाली वस्तु मिली है, अगर स्त्री की मृत्यु दहेज प्राप्त करने से पूर्व में ही हो जाती है तो उसका हकदार उसका वारिस होगा। वारिस नहीं है तो माता पिता होंगे, ठीक है, स्त्री के। फिर तीसरा सेक्शन क्या कहता है, मतलब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के अंदर अप्राकृतिक कारणों से होती है, अप्राकृतिक कारण यानी कि नेचुरल डेथ नहीं होती, कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, अगर 7 वर्ष के अंदर ऐसा होता है तो उसकी जो संपत्ति होगी वो सारी संपत्ति उसके बच्चे या फिर उसके माता पिता के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। 7 वर्ष के अंदर अगर किसी स्त्री की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति उसके बच्चों को या फिर उसके माता पिता के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये 6 सेक्शन तो समझ आए होंगे। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें हमें रिवाइज भी इसी हैंड टू हैंड करते हुए जाना है। जैसे हमने यहां से पढ़ा था कि हमारा पहला सेक्शन हमसे क्या कहता था कि नाम क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कहां कहां तक होगा और ये अस्तित्व में कब आएगा। सेक्शन 2 कहता है कि ये जो आपका दहेज है इसकी परिभाषा क्या होगी। सेक्शन 3 में इसके दंड हैं, दंड की बात करेंगे तो दंड आपको जरूर पता होने चाहिए। पनिशमेंट क्या क्या है इसकी, तो पनिशमेंट इसकी है कि अगर आप दहेज को लेते या देते हो या फिर दहेज के लिए उकसाते भी हो तो भी मिनिमम 5 साल का कारावास होगा, और आपका जो मैक्सिमम जुर्माना होगा वो आप पर 15,000 या फिर दहेज में दी गई वस्तु के मूल्य जितना आप पर जुर्माना ठोका जा सकता है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया, इसमें सूची बनानी अनिवार्य होगी, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। सेक्शन 4 में पनिशमेंट दिया गया है केवल अगर आप डिमांड ही कर देते हो तो, यानी कि लेते देते नहीं हो, आप सिर्फ बोलते हो कि मुझे दहेज चाहिए, तो भी आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो जाएगी। इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जुर्माना है और 10,000 का मैक्सिमम फाइन है। वहीं सेक्शन 4A की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4A को ऐड किया गया 1986 के अमेंडमेंट से, और यहां पर यह कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से डोरी को इसका प्रचार किया जाता है, दहेज का प्रचार किया जाता है, तो इसके खिलाफ भी आपको दंडात्मक कार्रवाई के तहत 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है दहेज लेने और देने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करार हुआ है तो वो तो शून्य नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो तो भूल ही जाओ तुम। सेक्शन 6 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 6 कहता है कि दहेज में दी गई वस्तु या संपत्ति या तो उस स्त्री की ही होती है या उसके वारिस की होती है। अगर सपोज करो विवाह के पश्चात या विवाह के समय दहेज प्राप्त करने के 3 माह से अंदर अंदर स्त्री को अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हो उसकी संपत्ति, तो इसके लिए भी आपको सजा सुना दी जाएगी। सजा कितनी है, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कारावास या फिर 5,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना यहाँ पर ठोक दिया जाएगा। इसके बाद अगर स्त्री की मृत्यु दहेज प्राप्त करने से पूर्व हो जाती है तो वो संपत्ति उसके या तो वारिस को या उसके माता पिता को ट्रांसफर होगी। 7 वर्ष के अंदर होती है तो भी यही होगा कि उसकी संपत्ति या तो लेकिन अप्राकृतिक कारण होने चाहिए। अप्राकृतिक यानी कि नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, अप्राकृतिक कारणों से होती है तभी संपत्ति और उसके बच्चों को या फिर उसके माता पिता पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेक्शन 7 कहता है अपराधों का संज्ञान लेगा कौन। भाई ये जो अपराध है इस अपराध को किस कोर्ट में चलाया जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, किस कोर्ट में इसको चलाया जाएगा। तो आप याद रखना, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही इसकी सुनवाई करेगा, यानी कि इससे ऊपर वाले कर सकते हैं, इससे नीचे वाला कोई नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा, ठीक है, या फिर आप इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हो। जिस जिले की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है तो वहां के मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो इस पर जो संज्ञान लेगा वो या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस पर संज्ञान लेगा, ठीक है। अब संज्ञान लेने के 2 कारण यहां पर होंगे। पहला, या तो वो अपनी जानकारी पर ही इस पर संज्ञान ले सकता है, या फिर अगर किसी अपराध की पुलिस रिपोर्ट बनकर आई है तो उस पर संज्ञान ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट होती है ना, चार्जशीट जब दायर करती है पुलिस, तो उस चार्जशीट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो या तो वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी के आधार पर या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस पर संज्ञान ले सकता है। दूसरा, पीड़ित या उसके माता पिता या रिश्तेदार या किसी भी एनजीओ की शिकायत पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। एनजीओ जो समाज कल्याण की संस्थाएं होती हैं उन पर भी उनकी बातों से भी इस पर संज्ञान लिया जा सकता है। बात करें कि इस अधिनियम के तहत कोई भी दंड दे सकेगा जो दंड इस डीपीए में होगा, यानी कि ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो इस अधिनियम के तहत कुछ भी दंड दे सकता है, लेकिन दंड वही होगा जो इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किया गया होगा, वो कोई भी यहां पर दंड दे सकता है। आगे की बात करें, आगे की बात यही होगी कि पीड़ित व्यक्ति
या किसी कथन पर उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी कि अगर पीड़ित व्यक्ति कुछ भी अपनी सफाई देता है तो उसके कहने पर जो पार्टी जिसने ये दहेज मुकदमा ठोका होगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपने बचाव के लिए स्वयं से ही ये सारे प्रबंध करने होंगे कि वो खुद से ये मतलब सबूत पैदा करे कि उसने ये काम किया भी है या नहीं भी किया। ठीक है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के किसी भी कथन पर मुकदमा नहीं चलेगा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ये दहेज मुकदमा ठोका होगा। उसके बाद सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 कहता है कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा। यानी कि जो भी अपराध इस दहेज प्रतिबंध कानून के अंतर्गत आ रहा है वो अपराध गैर जमानती है। यानी कि उसमें जमानत कोर्ट से ही लेनी होगी, थाने से कोई जमानत नहीं होगी। दूसरी बात, अपराध संज्ञेय श्रेणी में आएगा। ठीक है, संज्ञेय श्रेणी में आएगा, गैर जमानतिया होगा। और याद रखना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता पुलिस के मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तो गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन थाने में इसका कोई समझौता नहीं होगा या जमानत नहीं हो सकती। इसके लिए आपको कहां पेश करा जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी मैंने सेक्शन 7 में बताया कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 8A जिसको 1986 में जोड़ा गया, सेक्शन 8B ये भी 1986 में जोड़े गए। इसमें क्या है कि अगर निर्दोष साबित करने का भार आरोपी पर ही होगा। अभी मैंने आपको ऊपर ये बात समझाई कि पीड़ित व्यक्ति के कथन पर मुकदमा ही नहीं चलेगा, कि पीड़ित व्यक्ति कहे जी मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो ये, और वो कितना ही रो धो, मतलब उसके कथन पर ये मुकदमा नहीं चल सकता कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती दिया। तो वही सेक्शन 8A में लिखा हुआ है कि निर्दोष साबित करने का भार हमेशा आरोपी के ऊपर होगा कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। ठीक है, निर्दोष साबित करे, क्योंकि बाकी किसी मुकदमे में आप पहले से अपराधी नहीं माने जाते। भाई अगर कोई 302 धारा लगी है, कोई भी धारा लगी, तो उसमें अपराधी के लिए अपराधी माने नहीं जाते, क्योंकि कोर्ट आपको निर्दोष मानकर चलती है जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन इसमें आपकी गिरफ्तारी अपराधी के ही रूप में की जाती है। आप अपराधी उसी दिन से हो जाते हो जिस दिन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वही वाली बात है कि निर्दोष साबित करने का भार आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप तो अब कोर्ट की नजर में क्या हो? आरोपी हो। तो इसलिए निर्दोष साबित करने का भार आरोपी पर होगा। ये सेक्शन 8A से इसमें जोड़ा गया है 1986 के अमेंडमेंट से। बात करें सेक्शन 8B की, तो सेक्शन 8B कहता है कि राज्य सरकार अपने ही किसी सरकारी कर्मचारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। मैंने अभी बताया था DPA ऑफिसर्स राज्य सरकार नियुक्त करती है। सूची के ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन वहीं दहेज प्रोहिबिशन एक्ट के लिए जो ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा, ऑफिसर जिसका काम होगा कि वो ये देखे कि दहेज कोई व्यक्ति, मतलब समाज में अब भी तो ये दहेज प्रथा नहीं चल रही, दहेज को रोकना है, उसकी रोकथाम करने हेतु सारे कदम उठाए जाने हैं। तो ऐसे के लिए एक वहां पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी, 1 हो 4 हो, वो उस राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने नियुक्त करती है। ठीक है, होगा ये सरकारी कर्मचारी। सरकार जितना आवश्यक समझे उतने यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। बस याद रखना है, मैक्सिमम 5 सोशल वर्कर आपको चाहिए ही चाहिए, और इन 5 सोशल वर्कर में 2 मिनिमम आपको वुमेन चाहिए। यानी कि 5 की 5 वुमेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 महिलाएं तो आपकी इन 5 सोशल वर्कर में होनी चाहिए। ये जो कमेटी बनेगी, ये जो सोशल वर्कर वाली कमेटी बनेगी, इसका काम क्या होगा? ये असिस्ट करेगी, ये मदद करेगी किसकी? इस दहेज प्रतिषेध अधिकारी की मदद के लिए कमेटी बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा, ये सरकार पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी सरकार इसको दे सकती हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जो एक्ट बना है डोरी प्रोविजन एक्ट, इसका पालन हो, दहेज को रोका जाए, दहेज की जितनी प्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए, और लोगों में अवेयरनेस वाली काम किए जाएं। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने जो बताया, सलाहकार समिति या सलाहकार बोर्ड जो होगा, इसका काम DPA ऑफिसर को सलाह देने वाला काम होगा। इसमें मैक्सिमम 5 लोग आपके सोशल वर्कर होने चाहिए, जिसमें मिनिमम 2 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 9। जब हम सेक्शन 9 की बात करेंगे तो सेक्शन 9 सीधा ये बताता है कि केंद्र सरकार इसके नियम बनाने की शक्ति अपने पास रखती है। केंद्र सरकार इसके नियम बनाने की शक्ति अपने पास रखती है, और जब भी ये नियम बनेंगे तो ये संसद के दोनों सदन में रखे जाएंगे 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए इस पर चर्चा विचार विमर्श जो भी है सब कुछ होगा, और जो सामान की सूची है उस पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी। सेक्शन 10 में बताया गया है कि राज्य सरकार को भी इसमें शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार की शक्तियां क्या है कि राज्य सरकार इसमें जो भी मतलब अधिकारियों के संबंधित जो भी वो नियम बनाएगी, उसको भी राज्य विधानमंडल में 30 दिन तक पेश करने होंगे ये भी।
ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 सेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया। सेक्शन 1 आपको क्या बता रहा है? सेक्शन 1 आपसे बता रहा है कि उसका नाम क्या होगा। सेक्शन 2 आपको बता रहा है कि परिभाषा क्या होगी। सेक्शन 3 बता रहा है दंड क्या होगा। 4 बता रहा है डिमांड डोरी करने पर भी आपको पनिशमेंट होगा। 4A आपको बता रहा है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। 5वां आपको बता रहा है दहेज लेने देने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दहेज सेक्शन 6 बता रहा है कि दहेज में दी गई वस्तु पर अधिकार स्त्री या उसके वारिस का या फिर उसके माता पिता का होगा। सेक्शन 7 बता रहा है कि अपराधों का संज्ञान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर वाला मजिस्ट्रेट लेगा। ठीक है। सेक्शन 8 बता रहा है कि जितने भी अपराध इस श्रेणी में आएंगे वो सारे संज्ञेय गैर जमानतीय होंगे। ठीक है, और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर गिरफ्तारी यहाँ पर ली जा सकती है। सेक्शन 9 आपको बता रहा है केंद्र सरकार के बनाने की शक्ति, क्या क्या नियम बना सकती है। और सेक्शन 10 बता रहा है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति इसमें। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको समझ आई। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे। 2 अमेंडमेंट, एक 1984 में हुआ और एक 1986 में हुआ। तो 1984 का जो अमेंडमेंट है वो 1985 2 अक्टूबर 1985 से लागू हुआ। ठीक है, जो सामान की लिस्ट अभी हमने पढ़ा था, सेक्शन 3 में पढ़ा था। ठीक है, वहां पर एक एक्सेप्शन जोड़ा गया कि सामान जो भी दहेज जो भी भेंट या उपहार लिया जाएगा उसकी सूची अनिवार्य होगी। ठीक है, और 1986 से अभी आपने देखा 1986 से एक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से डिमांडिंग डोरी का। ठीक है, तो वो आपका जो है उसको 1986 से लागू किया गया 19 नवंबर 1986 से। आईपीसी की जो धारा 304 बी है, 304 बी जो है वो उसको आईपीसी 860 में दहेज मृत्यु से संबंधित धारा को जोड़ा गया। लेकिन क्योंकि अब इसको रिप्लेस किया है जो ये आईपीसी और सीआरपीसी है इसको रिप्लेस किया है बीएनएस और बीएनएसएस ने, तो वर्तमान में जो आईपीसी की धारा 1860 में 304 भी धारा थी, अब उसको बीएनएस की 80 धारा कर दिया गया है। तो बीएनएस की 80 धारा दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है। ठीक है, 7 साल के समय के अंदर अगर किसी स्त्री की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रावधान है वो 304 बी में डाले गए हैं। लेकिन अब क्योंकि इसको बीएनएस ने रिप्लेस किया है तो ये बीएनएस की धारा कौन सी है? ये बीएनएस की धारा 80 है। ठीक है, फिर अभी लास्ट आपकी एक स्लाइड और है। फिर उसके बाद जो आईपीसी की धारा आपकी 498A है। 498 कहती है कि पति या पति के जो भी रिश्तेदार हैं अगर महिला से क्रूरता करी जाती है तो 3 वर्ष तक का कारावास और प्लस फाइन। अब सुनना, ये वाला जो आप यहां पर देख रहे हो इसको आईपीसी में ही डाला गया है, ये किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा। पति या नातेदार द्वारा अगर महिला से क्रूरता डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो ऐसे केस में उसके पति को या उसके नातेदार को 3 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन, दोनों चीजें उसको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस को आईपीसी धारा में डाला गया। फिलहाल ये जो बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत आती है। तो 300 जो अभी आपने पढ़ी 304 बी जो है वो बीएनएस की 80 धारा में है और वहीं 498 जो है 498 ए ये बीएनएस की 85 धारा में है। ठीक है, इसके बाद इसको आपराधिक संशोधन अधिनियम, मैंने बोला ना ये उसमें सेक्शन में नहीं है बल्कि इसको आपराधिक संशोधन अधिनियम के तहत आईपीसी में जोड़ा गया है। 25 नवंबर 1983 से ये लागू कर दी गई है। ठीक है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है ये। इसके बाद एक केस आता है इंदिरावती बनाम भारत संघ 1991। यहाँ पर इंदिरावती और भारत संघ के दोनों के समक्ष एक मतलब दोनों के आमने सामने मतलब दोनों थे, एक पार्टी ने केस किया दूसरी पार्टी ने यहाँ पर अपने वो दिए। तो इंदिरावती बनाम भारत संघ 1991 में यहाँ पर डीपीए को चुनौती दी गई। जो ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसके तहत यहाँ पर चुनौती दी गई और इसमें कोर्ट का जो जजमेंट था, कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 हैं, 19 हैं, 21 हैं और 22 हैं, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून तभी शून्य कर दिया जाएगा, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आर्टिकल 14, 19, 21 और 22 ऐसा कोई भी आर्टिकल इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत उल्लंघन नहीं पाया गया है। दूसरी बात, जो धारा 3 है, धारा 4 है, आईपीसी 498A है, इनको वैध करार दिया गया है। इनको कहा गया है कि ये लीगल हैं, ये वैध हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब गलत चीज नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो पूछ सकता है 1991 में डीपीए को चुनौती करने वाला जो केस आया था वो किस किस के बीच में था? तो इंदिरावती और भारत संघ के बीच में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो इस कानून के पक्ष में गया था। उन्होंने कहा 14, 19, 21 और 22 का किसी भी प्रकार का कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस एक्ट के तहत नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।